नमस्कार दोस्तों। अभी बलचनमा आंचलिक उपन्यास का एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आज बलचनमा उपन्यास का छठा एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले 5 एपिसोड मैंने जो रखा उसकी प्रतिक्रिया हमें मिली। मुझे अच्छा लगा कि ये कालजयी रचनाकार बाबा नागार्जुन की अमर कृति बलचनमा को आप लोगों ने पसंद किया। इन्होंने ये सामंती प्रथा पर में करारा चोट किया है बलचनमा के माध्यम से। तो ये एक इतिहास का दस्तावेज इसे हम कह सकते हैं कि हमारा अतीत क्या था, हमारे समाज का अतीत क्या था, क्या उनकी स्थिति थी, ये सब कुछ बलचनमा उपन्यास में बाबा ने रखा। तो लीजिए, अभी छठा एपिसोड मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। इसी तरह निरंतर अपनी प्रतिक्रिया बनाए रखें। मेलकैन का भतीजा बाबू पटना में रहते थे। उन्हें अपने साथ रखने के लिए किसी नौकर की ज़रूरत थी। काम था बर्तन बासन मांज देना, कमरे का झाड़ू बहारू कर देना, बाहर दुकान से पान सिगरेट लाना और सामान की रखवाली करना, यही मात्र काम था। इस काम के लिए किसी सयाने आदमी की ज़रूरत नहीं थी और वैसा आदमी 2-4 महीने से ज़्यादा टिकता भी नहीं। उम्र के लिहाज से छोटा मैं जरूर था, मगर ठीकना या नाटा नहीं। मेरे बाप दादे लंबे तगड़े खासी अच्छी डील डॉल के आदमी थे। माँ मेरी सांवली जरूर थी लेकिन कद्दावर थी, उनकी भी कदकाठी अच्छी थी। मेलकैन के भतीजा बाबू दुर्गा पूजा की पिछली छुट्टी में आए थे और 5-7 दिन ही रहे थे। 5-7 दिन ही रहे थे। नाटा कद, गोल गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, मझोली नाक, पतले होठ, कपार चौड़ा, देखने में खूबसूरत थे। स्वभाव के मधुर, बात में तनिक करे थे, बात के थोड़ा सा करे थे। 1.5 पहर दिन उठे जब मैं घास छील कर लौटता तो वो हवेली के अंदर मुझे बुलवा लेते। इधर उधर की बातें कर लेने के बाद मेरी ओर अपना हाथ बढ़ा देते। उनकी यह मुलायम हथेली अपने कंधों पर डालकर मैं उसे चापने लगता। वह आंख मीच कर कुछ कुछ बतियाते रहते। मैं अपने हाथ से उनकी कूहनी तक ले जाकर वापस ले आता। दरअसल नसें दुहवाना उन्हें बहुत पसंद था, यानी उनकी मालिश किया करता था। 2 उंगलियों के सहारे उनकी मोटी बाहों को मानो मैं घंटों गूथा करता। इसके अलावा चूतरों पर मुखियाँ लगवाना भी उन्हें बहुत अच्छा लगता। कहा करते थे, मेरे खबास का लड़का मनोरथ हैजे में मर गया। मेरे खबास का लड़का मनोरथ हैजे में मर गया। तब से क्या बताऊँ बलचनमा, इस देह की कैसी दुर्गत हो गई है। बाबू करवट बदल कर उस ओर तकिया में मुंह गोत लेते और कुछ देर तक गुंगियाते गुंगियाते रहते। सारी दे थिर मगर एड़िया दोनों डोलती रहती। वह किसी भारी चीज़ में पड़ जाने पर उनका ये लक्षण था, टेंशन का लक्षण था। अगर टेंशन में होते तो गुंगियाते ज़्यादा। एक रोज़ ऐसे ही लक्षण के बाद बिजली की फुर्ती से मुंह उठाकर मेरी ओर बकर बकर ताकने लगे। थोड़ी देर ताकने के बाद फिर पूछा, बलचनमा रहेगा मेरे साथ, चलेगा तू पटना? ना हाँ ना हूँ, मुझसे कुछ कहते ही नहीं बना। उन्होंने कई बार पूछा, अरे बलचनमा आखिर मुंह मुझे खोलना ही पड़ा क्यों? उन्होंने कहा कि क्यों चुप है, तो मुझे मुंह खोलना पड़ा। निगाह नीचे की और गर्दन भारी था मेरा। अपनी फटी बनियान से लटकते पल्ले को छूते छूते मैं बोला मेलकैन जाने देगी हमें? मेलकैन मुझे जाने देगी यहाँ से? अरे मेलकैन की बात छोड़, तेरी माँ अगर मान जाए तो सब मामला ठीक हो जाएगा। तू अपनी बात बता। इस पर मैं कुछ देर नहीं बोला। जाने कैसी माँ को उन्होंने जाने कैसे वो माँ को मना लिया था। और मेलकैन का क्या पूछना, वह तो 50 बार मौका बेमौका मुझे सुनाकर बोल चुकी थी, एक जाएगा तो 11 आएगा। चरवाहे की क्या कमी है। मेलकैन अपने भतीजे को फूल बाबू कहकर बुलाती थी। बाकी लोग इसी नाम से जानते थे। मैं भी उन्हें फूल बाबू कहा करता था। रहे भी खूब खुश मिजाज, मिश्री सी बोली थी, छोटे छोटे खुदिया दांतों वाले। उनके मुंह से बातें निकलती तो लगता किसी सुंदर फुलवारी में झरझर हर श्रृंगार गिर रहे हैं। फूल बाबू बचपन से ही अपने पीसी के यहाँ आते रहे हैं। माँ उनका शील स्वभाव जानती थी, बल्कि कई बार उसके घर हो आई थी। उनकी माँ, उनके बाप, उनका खानदान, सबका हाल मेरी माँ को मालूम था और इसीलिए इतनी आसानी से मेरा उसके साथ जाना माँ को मंजूर हो गया। दुर्गा पूजा की छुट्टी बिहार बंगाल में बड़ी लंबी होती है भैया।
जानते ही हो, शुरू क्वार से लेकर दिवाली, छठ, भैया दूज, इस भैया दूज तक स्कूल कॉलेज सब बंद रहते हैं बिहार में। लड़कों और मास्टरों और प्रोफेसरों के लिए मौज ही मौज है भैया यहाँ। फूल बाबू दशहरा भर मेलकैन के यहाँ रहे। उड़ता हुआ नीलकंठ देखकर अपने गांव चले गए। इधर मेलकैन को चिंता हुई कि नए चरवाहों की एक आएगा तो 11, एक जाएगा तो 11 आएगा। कहने में तो क्या रखा है, बाकी आदमी है। हाथ गोर, आँख, नाक, कान, कपार सब जानवर के है, मगर दिल और दिमाग इंसान के ही बच्चे के पास मिलेगा। भैंस चराओ, चाहे गाय बकरी चराओ, चाहे भेड़ चराओ, थोड़ी बहुत अकील तो चाहिए ही। लेकिन अकील कहाँ मिले। भिंडी और बैगन के खेत में आदमी का फूस का पुतला खड़ा करता है आदमी, तो क्या पुतला गाय भैंस की चरवाही कर सकता है? नहीं भैया नहीं। इंसान का बच्चा ढला नहीं है कि जहाँ पाया उठा लिया। बड़ी खोज के बाद मेलकैन को एक आदमी मिला। निपट बहरा, हाथ पैर दुरुस्त थे, मगर था बूढ़ा। हमारे रहते ही वह आ गया था। चार्ज हम अपना उसे दे चुके थे भैंस की चरवाही का, पर भीतर ही भीतर अफसोस हुआ कि भैंस को इस बूढ़े के चलते भारी मुसीबत उठानी पड़ेगी। ठीक गरजू का यही हाल होता है। मेलकैन उतावली में थी, तभी तो कल्याण पट्टी के इस बहरे और बूढ़े दुसाद को चरवाहा रख लिया। वह सबूरी मंडल तो था नहीं कि चरवाही में रस लेता। दिवाली से 2 रोज़ पहले ही मैं फूल बाबू के घर पहुंच गया। अकेला नहीं, मेलकैन ने एक खेत मजदूर के साथ कर दिया। जिस दिन मैं घर छोड़ने वाला था उस दिन माँ की आंखें जाने कितनी बार भर आई। वह मेरे सामने तो खुलकर रो नहीं सकी, मगर पीछे जरूर रोई होगी। माँ का दिल ठाड़ा ना। और भैया मैं ही कौन सयाना था। 7-8 कोस के उस रास्ते में 5-6 दफ़े कलेजा मेरा भी फटा। कोर फटता था, टहलता था, काहे न फटता। बाप तो मेरे लिए कभी था ही नहीं। जब तक जिया, कभी कलकत्ता तो कभी ढाका, कभी जलपाईगुड़ी तो कभी फारबिसगंज। भारी भरकम डील डॉल का आदमी, बड़ा कपार और बड़ी बड़ी मूँछें, बस यही तस्वीर है जो बाप के नाम पर मेरे सामने आती है। शर्म लाज इतनी थी कि कभी गोद लिया ही नहीं मुझे उसने, चुम्मा चाटी भी नहीं। याद आती है, बात यह थी कि दादी मुझे अपना कलेजा समझती थी। बुढ़िया का लाड़ प्यार इतना था कि उसके सामने इंद्रासन भी भीगा। मेरा ही नहीं और बच्चों का भी यही हाल होता है भैया। माँ का दूध छूटा कि दादी, नानी, फुआ, मौसी, चाची, मामी जो पीठ थपकावे, बोलारी दे, खिलावे, वही बच्चे का सब कुछ हो जाता है। माँ चाहे बाप। और मेरी माँ कहती थी, रेवनी मेरी है और बलचनमा बूढ़ी की है। रेवनी मेरी है और बलचनमा बूढ़ी की है। फूल बाबू के घर पर 6 दिन मैं रहा। फिर पीछे हम पटना आ गए। उनकी एक बहन थी, सीतामढ़ी के पास कहीं ब्याही थी। भैया दूज के दिन वो अपनी बहन से न्योता लेने के लिए गए थे। लौटकर फिर घर आए, तब आकर हम दोनों पटना के लिए विदा हो गए। फूल बाबू हमारी मेलकैन की सगा भतीजा थोड़े थे। नहीं, मेलकैन के बाप की 3 शादी। मेलकैन के बाप की 3 शादी। पहली निपुती निकली, दूसरा से फूल बाबू के बाप जन्मे, तीसरा हमारे मेलकैन की गुणवंती देवी का अवतार हुआ। जमीन जायदाद सारी फूल बाबू के बाप की हुई। मेलकैन को कुल 25 बीघा बाप दे गए। अरे यहाँ 1000 बीघा की बात हो जहाँ 1000 बीघा की बात हो, वहाँ 20-25 बीघा भला क्या चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी जात वालों के माँ बाप का दिल लड़कों के लिए और होते हैं और लड़कियों के लिए और। बहुत मार्मिक बात यहाँ पर बाबा लिखे हैं। मैं बता चुका हूँ कि साहित्यकार जो होते हैं वो समाज का अल्ट्रासाउंड होते हैं। समाज में जो कुछ भी होता है वो सारा सब कुछ लिखते हैं। तो अब यहाँ पर में देखिए, बहुत पहले की ये लिखी हुई किताब है। बहुत पहले, लगभग 70-80 साल पुराना ये किताब है, लिखा हुआ है। और वही चीज़ लिखे हैं जो अभी भी समाज में व्याप्त है। उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए माँ बाप का दिल और होता है, और लड़कों के लिए और होते हैं घर गृहस्थी, जमीन जायदाद, माल जाल, रुपया पैसा।
कैंचा कौड़ी लत्ता कपड़ा दौलत का चाहे अंबार लगा हो, मगर दी बेटी के लिए उस और निगाह उठाना भी गुनाह समझा जाता है। पढ़ाई लिखाई इल्म विद्या सब कुछ लड़कों के भाग्य में। लड़की जब तक बिन ब्याही रही खाएगी पिएगी, थोड़ा बहुत शौक श्रृंगार करेगी बस। और यही बात हमारी छोटी जात वालों की जस की तस अपने में उतार ली है। बाप की सारी संपदा बेटे के हाथ लगी। बेटी के नाम गौरी गणेश की तरह 4 अक्षत अलग से डाल दिए गए। फिर भी मलकाइन का अपने सौतेले से सीने भाव था ही। भैया दूध से रोज़ साल फूल बाबू के मेरे गांव में आया करते। फूल बाबू की माँ और माँ का स्वभाव बिल्कुल देवता के समान था। उनकी नजर उनके लिए हृदय में इतना स्नेह छोड़ गया था, क्या कहूँ। पर्व त्योहार छठे छमाहे सौगात भेजा करती थी। तो ऐसी माँ बेटा थे हमारे फूल बाबू का। तमोरिया स्टेशन चढ़कर हम हराही उतरे। सामान बहुत जास्ती था। लोहे का एक बक्सा, चमड़े का एक सूटकेस, टारा भर घी, ओढ़ना बिछौना का मोटा। यह सच ही था। एक टोकरी महीन धान का चूड़ा, उस पर कुछ पकवान खजूर और टिकिया बनाकर डाल दिए थे। केले के पत्ते में और कागज में लपेटकर अचार पड़े थे। ऊपर एक डाली साबे की रस्सी कसकर बांधी गई थी। मगर कैसे भी बांधे, कितना भी बांधे, खाने पीने का चीज भला किसका ध्यान नहीं खींचेगी। बच्चे वाली बात, बच्चा का ही स्वभाव था। सच कहता हूँ भैया, बड़ी खुशबू आ रही थी खाने वाला सामान में से। थे तो हम 2 जने, मगर फूल बाबू ने हराही में गाड़ी रुकते ही कुली करके पुकारा। तो एक चीज़ बताता हूँ, अभी तो दरभंगा स्टेशन बन चुका है। उस समय में दरभंगा स्टेशन का नाम हराही ही हुआ करता था। जब ये किताब लिखी गई थी हराही ही हुआ करता था। हराही वहाँ एक पोखरा का नाम है। हराही पोखरा के नाम से ही वो प्रचलित है। इसलिए ये एक ऐतिहासिक बात यहाँ पर बाबा रखे हैं कि हराही स्टेशन जो था वो अभी दरभंगा स्टेशन जिसको हम कहते हैं, वो हराही के ही नाम से जाना जाता था। काला कुर्ता पहने हुए था कुली, आधी बाँह वाला। दाई बाँह पर भूरे रंग की एक चिप्पी उस कुर्ते में सिली हुई थी जिस पर कुछ लिखा था। वही कुली था। फाटक खोलकर इधर से उधर लोग आ जा रहे थे। उधर से बेसबूर कुली उन्हें धकिया कर भीतर घुस गया। फुर्ती से हमारा सामान उठाने लगा। मालिक ने मुझसे कहा, उतर यहाँ, दूसरी गाड़ी पर हम लोग बदलेंगे, दूसरी गाड़ी पर चढ़ेंगे। मैं उतरा और अलग आकर खड़ा हो गया। मालिक ने चिचिया कर कहा, ले सूटकेस संभाल। सूटकेस लेकर मैंने नीचे रख दिया। इसके बाद घी का बर्तन भी उन्होंने थमाया और बड़ी होशियारी से उसे ले जाकर सूटकेस के पास रख दिया। कुली ने बक्सा, कंबल वाला मोटा और चीड़ा वाली टोकरी एक एक करके 3 दफ़े उतारा। सूटकेस के करीब खड़ा मैं चारों ओर देख रहा था। चकुआ कर 17 साल की उम्र थी मेरी। गांव घर छोड़कर कभी बाहर निकला नहीं था। एक ही जगह पर इतनी सारी रेल लाइन, इतनी अधिक गाड़ियां, इतनी जास्ती इंजन, रंग बिरंग के मुल्क भर के लोग देखकर मैं दंग रह गया। अपने आप को जाने कहाँ से मैं खो दिया। लगता था जाने किस दुनिया में फूल बाबू मुझे ले जा रहे हैं। स्टेशन का आंगन ऐसा साफ था, चिकना था कि बाबू क्या कहें भैया। मन ने कहा कि अपने यहाँ गांव घर में गरीब गुरबा, क्या मालिक मलकैन का भी ऐसा आंगना नहीं होता होगा। अभी तक मैंने सरकार बहादुर और अंग्रेज बहादुर का नाम भर सुना था, मगर इस बार पहल इस जिंदगी में हराही जंक्शन पर लाट फार्म देखा तो अकील हैरान हो गई। अकील मेरी गुम हो गई। बहुत बड़ा लाट फार्म था, इतना बड़ा, इधर भी लाट फार्म उधर भी लाट फार्म, बीच में रेलवे लाइन। लाट फार्म प्लेटफार्म को कहते हैं। लाट फार्म यहाँ की ये आंचलिक भाषा है। प्लेटफार्म को लाट फार्म बोलते हैं। रेलवे लाइन उधर, उस ओर भी लाइन बिछी थी। दरभंगा स्टेशन का नाम हराही करे हैं। अरे भाई, आसपास के लोग जो कहकर पुकारे वही न नाम अंग्रेजी में या संस्कृत में लिख देने से क्या होगा। मैं बहुत दिनों तक इस धोखे में पड़ा रहा कि हराही जंक्शन एक है और दरभंगा स्टेशन कोई और होगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले यह भेद प्रकट हुआ। एक लड़का अपनी स्कूली पोथी में दरभंगा का भूगोल पढ़ रहा था और मैं वहीं बैठकर बीड़ी पी रहा था। पढ़ते पढ़ते इसके मुंह से निकला, दरभंगा स्टेशन को हराही भी कहते हैं। दरभंगा स्टेशन को हराही भी कहते हैं क्योंकि नज़दीक ही जो बड़ा पोखर है वो हराही पोखर कहलाता है। खोदते समय
खोदते बखत शायद हार निकला होगा। अब देखो, देखिए श्रोतागण, एक चीज़ बहुत बड़ी है, हराही का नाम हराही क्यों पड़ा? देखिए बाबा के किताब में बहुत कुछ मिलता है। अब देखिए पोखरा जब खुद रही थी तो उसमें हार निकला, इसीलिए हार मतलब पता नहीं कैसा हार निकला होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हराही। खोदते समय शायद हार निकला होगा। खैर भैया, फूल बाबू कुली से सामान लदवा कर आगे चले, मैं चला पीछे, सूटकेस सिर पर उठाए, इस प्लेटफार्म से उस प्लेटफार्म पर जाने के लिए। तो एक बड़का पुल है, पक्का मजबूत, ऊपर से टीन की छतरी भी, सीढ़ियाँ बनी हुई है, चढ़ने को और उतरने को। और मैंने यह सब देखा, उस दिन पुल पर चढ़ते चढ़ते गिरा नहीं, सो अचंभे की बात है। तो श्रोताओं, आज मैंने इसका 6ठा एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह करता हूं कि संपूर्ण एपिसोड को सुनिएगा, जैसे अपने प्रतिक्रिया को आपने रखा इसी तरह से अपने प्रतिक्रिया को रखिएगा। और मैं अगले दिन फिर इसका 7वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखूँगा। अंत में मैं एक ही बात कहता हूँ, हमारा जो भी श्रोता हैं, जो भी श्रोता आप कहीं से भी सुनते हो, गांव में रहते हो या प्रदेश में, देश में रहते हो या विदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा आप लोगों पर सदा बरसती रही। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।